2 मिनट में ऊपर, 2 मिनट में नीचे, फिर 3 मिनट में ऊपर, फिर 3 मिनट में नीचे। तो ऐसा क्या चल रहा है कि इतना ज्यादा इन प्राइसेस को कौन डिक्टेट करता है? स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। जब आप एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर आएंगे तो आपको लॉस किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में तो होएगा ही होएगा। तो मैं अगर अपनी लास्ट 8 ईयर्स की जर्नी देखूं तो इसमें से 4 की लर्निंग्स निकल के आती है। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. तो इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। तो पहले तरीके के कौन लोग होते हैं? जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। पर अपने एक्सपीरियंस पे सीखने के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। पहला प्रो क्या है कि आप अपने एक्सपीरियंस तो इनवैल्यूएबल होता है, बट कौन क्या है कि अगर अपने एक्सपीरियंसेस में बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो जाए तो टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। एंड दूसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं इस दुनिया में? जो बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एंड दूसरे तरीके के लोगों को मैं ज्यादातर कहता हूं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है, कि दीज आर द स्मार्टर कैटेगरी ऑफ पीपल, कि आप सेकेंड कैटेगरी ऑफ लोगों में आइए, कि आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। तो मेरा नाम है श्मोहित अरोड़ा एंड हम लोग SOIC एक चैनल रन करते हैं जो जहां पे हम लोगों को स्टॉक मार्केट्स बारे में सिखाते हैं एंड साथ साथ डिफरेंट बिजनेसेस बारे में सिखाते हैं। एंड जो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो एक्चुअली जो सेकंड बेसिस है दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने में, उससे ज्यादा बनी है। तो मेरा जो स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। एंड 2008 में क्या हुआ था, तब मैं 6-7 क्लास में था एंड उस टाइम पे जो पूरी फैमिली है इन्वेस्ट करती थी। तो 2007-8 में ही फैमिली ने पूरी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी एंड जो हमारा व्यापार था, व्यापार से काफी ज्यादा पैसा डालते थे। पर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग आप सबको उससे सीखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगी कि जब हम मनी की बात करते हैं या जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है या फिर जो आपकी जब भी हम मनी मैटर्स की बात करते हैं तो आपकी काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग जो आप करेंगे वो आपका जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग के साथ वही डिसाइड करेगा कि आप मनी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि कई लोगों को काफी लॉस हो गया, कई लोगों को काफी गेन होगा, जिनको लॉस होगा वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स भी काफी लोगों के बोलते होंगे यार ये स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है, क्योंकि हो सकता है उनको कभी पास्ट में लॉस हुआ हो, क्योंकि उनका वो तजुर्बा है, इस वजह से उनका जो बिहेवियर है स्टॉक मार्केट की तरफ से वो हो गया। तो ऐसा आप काफी बारी चीजों में देखेंगे। FD में क्या कहते हैं, FD सेफ है क्योंकि FD में आपको 6-7% आते रहता है। तो FD इज अ सेफ इंस्ट्रूमेंट क्योंकि उनका उसके साथ ऐसा तजुर्बा रहा है। तो सिमिलरली 2008 में जो मेरा स्टॉक मार्केट्स के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था तब मैं 6-7 क्लास में था। तो 2007-8 में इंडिया में एक बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट की रैली चल रही थी एंड उस टाइम पे हर कोई क्या बोलता था कि इंडिया इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, माने इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है। यहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना कम है क्योंकि एक एवर ग्रोइंग कंट्री है। तो उस टाइम पे जितनी भी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थी वो बहुत अच्छा कर रही थी, पर उन कंपनीज में कर्जा शुरू से ही बहुत होता था। तो जितने लोग अगर किसी लोगों ने मार्केट्स उस टाइम पे देखी होंगी तो कंपनीज लाइक सुजलॉन हो गई, रिलायंस पावर हो गई, फिर उस टाइम पे रिलायंस पावर का बहुत बड़ा IPO आया था। मतलब लोग एक्चुअली में पागल हो गए थे उस IPO के फॉर्म्स के लिए, तो इतना बड़ा वहां पे उस टाइम पे क्रेज चल रहा था मार्केट्स का। पर 2007 में क्या हुआ कि जब मेरी फैमिली ने मार्केट्स को एंटर करा तो उस टाइम पे अच्छा मुनाफा कमाया क्योंकि ब्रोकर की टिप्स पे स्टॉक्स ले रहे थे। तो यहीं पे बार बार एक बहुत और भी लर्निंग है कि टिप्स आर इंजूरियस टू वेल्थ। क्योंकि टिप्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हमेशा बोरोड कन्विक्शन पे जाते हैं। जब आप बोरोड कन्विक्शन पे जाते हैं तो स्टॉक जब ऊपर नीचे होएगा देन आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो जब वो टिप्स पे पैसा लगा रहे थे तो उस टाइम पे क्योंकि पैसा इनिशियली बना तो बिजनेस जो था जो अपनी फैमिली का व्यापार था उससे भी पैसा निकाल के बहुत सारा स्टॉक मार्केट के अंदर डाला। आई थिंक एक टाइम पे जो पूरी फैमिली की 50% संपत्ति थी वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड थी। पर 2007-8 के अंदर क्या हुआ कि जब मैं स्कूल से घर आता था तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे था कि मैं टीवी के सामने बैठा होता था एंड जो मेरी मम्मी है या जो मेरे चाचा है या जो मेरी चाची हैं, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, वो मेरे को बार बार बोलते रहते थे कि स्टॉक प्राइस जब भी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस आए टीवी में आए तो उसको लिख लेना अपने पास। तो मैं 6-7 क्लास में था तब मैं बहुत क्यूरियस था कि ऐसा क्या हो रहा है कि 2 मिनट में ऊपर, 2 मिनट में नीचे, फिर 3 मिनट में ऊपर, फिर 3 मिनट में नीचे। तो ऐसा क्या चल रहा है कि इतना ज्यादा इन प्राइसेस को कौन डिक्टेट करता है? तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्टॉक मार्केट।
एंड 2008 के अंदर क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक मार्केट का एक क्रैश हुआ, जो बाद में मैंने रियलाइज करा, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, जो मैंने बाद में रियलाइज करा। एंड जो ब्रोकर था उससे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, एंड फैमिली ने फाइनली स्टॉप इन्वेस्टिंग को स्टॉप कर दिया स्टॉक मार्केट्स में। एंड जितना भी फैमिली पोर्टफोलियो था काफी हद तक लिक्विडेट करा, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट्स काफी सालों तक पड़े रहे। So this is how my journey got started and this is how I got very fascinated in stock markets. कि मेरे को 6-7 से ही एक आइडिया लगता था कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो ऊपर जाते रहती है, नीचे जाते रहती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसा है क्या ये चीज़। तो उसके बाद सेकंड फेज ऑफ द जर्नी में क्या हुआ, ये अब मैं 11th-12th के अंदर आया, तो मेरे जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, तो इकोनॉमिक्स के टीचर भी उस टाइम पे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते थे। एंड इकोनॉमिक्स के टीचर ने मेरे को स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा सिखाया कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो उन्होंने सिंपली मेरे को बताया कि जब इकोनॉमिक्स की आप बात करते हैं तो एक मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और एक माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। मैक्रो मतलब आप पूरे देश की स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो मतलब आप कंपनीज की स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को माइक्रो से समझाना चालू करा कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम ऐसी कंपनियों को पिक करने की कोशिश करते हैं जहां पे अगर एक नेबरहुड में दुकानें हैं या फिर एक जगह बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो वहां पे ऐसे आस पड़ोस में सिर्फ एक या दो दुकानें ही हो जो बहुत सारे घरों को माल बेच रही हो, क्योंकि ऐसी दुकान में क्या होएगा कि कोई कंपटीशन नहीं होएगा। एंड जब ऐसी दुकान के आसपास कोई कंपटीशन नहीं होएगा तो ऐसी दुकान बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगी बहुत लंबे समय के लिए। सो दिस वाज द बेसिक लर्निंग। एंड उस टाइम पे एक और भी लर्निंग आई कि जब हम एक स्टॉक को देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। कि अगर आप एक शेयर के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो आप एक बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहे हैं। अगर आज आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदते तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्ट ओनर बन जाते। अब मुकेश अंबानी से एक्चुअली में मुकेश अंबानी आपको आंसर करता है एनुअल रिपोर्ट में कि हमने इस साल ऐसा करा, हमने इस साल ऐसा करा, हमारे इस बिजनेस में ऐसा हुआ, हमने जियो के अंदर इतना पैसा रेस करा, इतनी हमने दुकानें खोल दी रिलायंस रिटेल की। तो एक्चुअली में शेयर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। सो दिस वॉज द वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। तो 12th क्लास के बाद मैंने फिर, क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिनेशन हो गई थी, तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट के सेमिनार्स भी अटेंड करे। एंड मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट बुक पिकअप करी स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, जिसका नाम था वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। एंड उस बुक में बड़ी ही सरल तरीके से क्या लिखा हुआ था कि आप उसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको समझ आती है, एंड लंबे समय में वही कंपनी अच्छा करती है जिसके मुनाफे बढ़ते जाते हैं। तो वो चीज तो मेरे को उस टाइम पे बहुत सेंस मेक करी, क्योंकि आसपास मैं देखता था ब्रांड्स में कि अगर मैं घर पे एसी देखूं तो वोल्टास का लगा हुआ है या ब्लू स्टार का लगा हुआ है, अगर मैं तारे देखूं तो हर जगह हैवेल्स की तार है, आपको ऐड भी याद होगी, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। तो बार बार वहां पे ब्रांड्स एकदम आपके सामने आने लग गए कि यार ये चीजें तो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा होन कीजिए। उसके बाद 2014-2015 की बात है, मैंने ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट पे जितनी भी किताबें हो सकती है, सालाना 30-40 किताब पढ़ी, और जितनी भी किताबें हो सकती है मैंने पढ़ने की कोशिश करी। बट फिर भी यहाँ पे क्या चीज लैकिंग थी, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लैकिंग था। तो यहाँ पे मैं बार बार सारे लोगों को बोलता हूँ, तो लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेंटर आपको एक राइट पाथ के ऊपर डाल सकता है। तो यहाँ पे हमने 2016-17 के अंदर ऑलमोस्ट 2 इयर्स के लिए वहाँ पे नौकरी भी करी। एंड नौकरी के अंदर क्या हुआ, जॉब करने से कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी आए कि एक बिजनेस को कैसे परखा जाता है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कैसे एक बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। एंड साथ साथ कितनी ही सिंपल चीज़ है, ईजी है, मतलब ईजी नहीं है बट सिंपल कितनी ज़्यादा है कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहने हैं। क्योंकि एट द एंड हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए। बच्चे क्यों इतनी ज्यादा लर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे मेरा जो भतीजा है मुझसे इतने क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। बट वो वाला जो एक ट्रेट है हमें बच्चों से सीखना चाहिए, जब कोई चीज जाननी है तो आपको बार बार क्वेश्चन करना चाहिए उसके ऊपर। तो लर्निंग के बाद 2019-2020 के अंदर जब कोविड के आसपास का लॉकडाउन हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस एक्सपीरियंस को, क्योंकि मेंटरशिप से हमें भी बहुत बेनिफिट हुआ, क्यों ना हम एक्सपीरियंस को बाकी सारे लोगों के साथ भी यूट्यूब के थ्रू शेयर करें। एंड यूट्यूब के ऊपर हमने SOIC करके एक चैनल बनाया, जहां पे हमने पूरे बिजनेसेस को एक सरल तरीके में, अगर आपको एक 6ठी या 5वीं क्लास की कक्षा के बच्चे को सिखाना है तो आप कैसे सिखा सकते हैं, हमने वो सिखाया कि एक स्टॉक मार्केट के किसी को अगर कोई बिगनर है और उसको सीखना है कि एक बिजनेस को कैसे देखते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को कैसे देखते हैं, तो वहां से हमने वो चीजें उनको सिखानी स्टार्ट करी। तो मैं अगर अपनी लास्ट 8 ईयर्स की जर्नी देखूं तो इसमें से 4 की लर्निंग्स निकल के आती है। तो पहली की लर्निंग क्या निकल के आती है कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट की बात हमेशा स्टार्ट होती है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से। तो स्वामी विवेकानंद की एक सेइंग है
कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो जब हम स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड है कि आपको ऑब्जर्वेशन की अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कि आपको अपना जो ऑब्जर्व, जब आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टाइटन का। तो टाइटन क्या ओन करता है? तनिष्क। एंड तनिष्क आज क्या है कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर है। तो तनिष्क की जो स्टोरी थी 2002 के अंदर क्या हुआ था तनिष्क में, तो 2002 के अंदर जब तनिष्क एक्चुअली में फेल हो रहा था एंड काफी सारे कंसल्टेंट्स ने टाटास को बोला कि आप तनिष्क को बंद कर दीजिए। पर तनिष्क ने 2002 के अंदर क्या करा कि वो कैरेट मीटर करके एक चीज लेके आए, क्योंकि जो फैमिली ज्वेलर्स थे, काफी लोगों को 22 जो काफी सारी गृहिणी थी उनको 22 कैरेट का गोल्ड बेचते थे, बट 22 कैरेट का होता नहीं था, होता था 18 या 19 कैरेट का, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट था। तो टाटास के पास एक प्रोपोजिशन तो था धंधे का, बट उसको कैसे क्रैक करे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने जगह जगह जाके तनिष्क के अंदर कैरेट मीटर्स लगाए एंड जगह जगह जाके गृहिणी जो जितनी भी गृहणियां थी उन पे एड्स चलाई कि आप आके अपने गोल्ड को चेक कराइए कि क्या आपका गोल्ड प्योर है या इम्प्योर है। तो जब जाके गृहिणियों ने अपना गोल्ड चेक कराया तो उनको पता लगा कि 22 कैरेट का हमें सोना बेचा और एक्चुअली में 18 कैरेट का है, किसी जगह 19 कैरेट का है। तो बड़ी ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई गृहिणियों को, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रस्ट का फैक्टर होता है इसमें। तो टाइटन ने वहां पे एक और स्कीम निकाली, इम्प्योर टू प्योर, कि आप 19 कैरेट का लेके आइए या 20 कैरेट का लेके आइए, पर उसके बाद आप 22 कैरेट का लेके जाइए मिनिमल चार्जेस के ऊपर। इस वजह से हम टाटास को कहते हैं दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया। अगर आप स्टारबक्स का एग्जांपल लेते हैं या अगर आप ज़ारा का एग्जांपल लेते हैं, सो दीज आर आल्सो जॉइंट वेंचर्स विद टाटा। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स टाटास के साथ जॉइंट वेंचर क्यों करते हैं? क्योंकि पहली चीज ट्रस्ट का फैक्टर है। सिमिलर ट्रस्ट का फैक्टर तनिष्क के अंदर है। या तनिष्क के अंदर ऑलमोस्ट 400 स्टोर इनके हो चुके हैं, बट इतनी ग्रोथ के बाद भी कई लोग सोचते हैं कि यार ये 20 साल हो गए हमारा, तो इसमें अब जो हमारा स्टॉक ही है मिस हो गया। बट इतनी ग्रोथ के बावजूद भी आज भी कंपनी का जो नेशनल मार्केट शेयर है वो सिर्फ 6% के आसपास ही है। तो माने अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ का रनवे है। तो जब हम बिजनेसेस को देखते हैं तो पहली चीज जो हम अपने दिमाग में डाल के चलते हैं कि क्या ये बिजनेस स्केल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑब्जर्व कि क्या इसके अंदर स्केलेबिलिटी का एलिमेंट है या नहीं है। फिर दूसरी चीज जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसकी मैनेजमेंट अच्छी है या खराब है। अच्छी मैनेजमेंट हमेशा शेयर होल्डर्स को अपने साथ लेके चलेगी, डिविडेंड्स बांटेगी, बार बार शेयर बायबैक्स करेगी, शेयर होल्डर्स को पैसा देगी। फिर तीसरी चीज जो हम साथ साथ देख के चलते हैं कि इस धंधे का साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, कि क्या ये धंधा एक क्रोकोडाइल इन अ पॉन्ड है या शार्क इन एन ओशियन है। क्योंकि क्रोकोडाइल इन अ पॉन्ड के पास बहुत ज्यादा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, बट वेयर एक शार्क इन एन ओशियन के पास बहुत ज्यादा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी लुक फॉर। सेकंड की लर्निंग क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रिटेल निवेशकों के लिए, जब अगर आप मार्केट में फर्स्ट टाइम भी एंटर कर रहे हैं तो एलोकेशन है खास, बाकी सब बकवास। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जब झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखते हैं तो उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 32 से 33 हजार करोड़ का था जब वो एक्सपायर हुए। 32 से 33 हजार करोड़ के पोर्टफोलियो में 12,000 करोड़ सिर्फ टाइटन के अंदर था, माने 30% एलोकेशन सिर्फ टाइटन के अंदर थी। तो माने इसका क्या मतलब है कि जब हम उनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स देखते थे कि 1% उन्होंने येस बैंक में ले लिया 200 या 300 करोड़ का स्टेक, फिर थोड़ा सा स्टेक उन्होंने ईडलवाइज में ले लिया, तो जो खराब इन्वेस्टमेंट्स भी है वो परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बहुत कम है। अगर मेरे पास आज 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से मैंने 30 रुपए अगर टाइटन में डाल रखे हैं, बाकी मेरी छोटी छोटी बेट्स में 1 या 2 रुपए भी हैं, अगर 1 या 2 रुपए खराब भी हो गए तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम रिटेल निवेशक जब आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आएंगे तो आप इससे बहुत गलत इन्फ्लुएंस होंगे कि जब कोई सुपरस्टार इन्वेस्टर कोई स्टॉक खरीद रहा होगा तो आप सोचेंगे आप टिप्स समझ के उसको खरीद लेंगे, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको यह नहीं पता कि उस स्टॉक में उसकी पोर्टफोलियो की एलोकेशन कितनी है, क्योंकि एलोकेशन है खास, बाकी सब एक्चुअली में बकवास। थर्ड की लर्निंग इस जर्नी से क्या निकल के आई कि लॉस तो आपको होएगा ही होएगा। जब आप एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर आएंगे तो आपको लॉस किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में तो होएगा ही होएगा, पर लॉस से भी बड़ा क्या लॉस होता है कि अगर आप उस लॉस से कुछ सीखें ना, चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करें, चाहे आप बिजनेस एनालिसिस करें, सबसे बड़ा लॉस क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से सीखे ना एंड अगर आप मार्केट्स को क्विट कर दें,
मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिला इस लास्ट 8 साल की जर्नी में एंड जो भी इस मार्केट में पिछले 15-20 साल से हैं, एक चीज उनके बारे में सत्य है कि सारे के सारे आज इतने वेल्दी इनफ हैं कि उनकी जो पैसिव इनकम है उनकी एक्टिव इनकम से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक चीज को प्रायोरिटाइज कर लिया कि सर्वाइवल इज द रोड टू रिचेस, कि सर्वाइवल इज द रोड टू रिचेस, कि अगर आप सर्वाइव कर जाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आपके लिए काम करेगा मार्केट में। मार्केट इज ए डिवाइस टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, ये मार्केट का पर्पस है। एंड अगर आप बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस में पैसा डाल रहे हैं और लंबे समय के लिए बैठेंगे तो आपको वहां से गेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ही है। तो यहाँ पे जब मैं अपना फैमिली पोर्टफोलियो भी जब मैंने वापस उसको ठीक करा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जब मैंने इन्वेस्टमेंट्स देखी थी जो डॉर्मेंट पड़ी हुई थी, तो उसमें से काफ़ी सारे बिजनेस थे जो डी लिस्ट ही हो गए थे, लैंको टाइप डी लिस्ट हो गए थे, बट उसमें एक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पड़ा था जिसके अंदर पैसा मोटा मोटा 14 से 15 गुना हो रखा था। तो वहां से फिर यही लर्निंग की एक बहुत इंपॉर्टेंस आई कि टाइम इन अ ग्रेट बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन अ ग्रेट बिजनेस, कि अगर आप एक ग्रेट बिजनेस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइमिंग द मार्केट्स। सो द लास्ट की लर्निंग इज कि जब आप एक इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बिजनेस के ओनर बन रहे हैं। तो काफी सारे जो रिटेल निवेशक ये देख रहे होंगे तो काफी लोग जॉब भी करते होंगे एंड काफी लोग जो स्मॉल बिजनेसेस भी करते होंगे। बट अगर आपको ओनर बनना है पेप्सी का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको ओनर बनना है कैंपस का, अगर आपको ओनर बनना है रिलैक्सो का, अगर आपको ओनर बनना है एशियन पेंट्स का, तो आप ये सारे धंधे कभी खोल नहीं सकते, आप पेंट्स का धंधा कभी कर नहीं सकते। बट यू कैन टेक पैसिव ओनरशिप ऑफ दीज कंपनीज। अगर आप इन कंपनीज के अगर आप बिजनेस ओनर इनडायरेक्टली बनते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डालते हैं, अगर आप इंडेक्स फंड्स में भी पैसा डालते हैं, तो होता क्या है कि इंडिया में अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें, जो पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स है, जो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर पैसा डालते हैं, तो इन्होंने लंबे समय में 12 से 15% का रिटर्न दिया। तो हर एक इंडियन का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपको यहाँ पे 12 से 15% का लड्डू बट रहा है, आपको बस हाथ आगे करके लेना है। चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी ना करें बट अपना एक फाइनेंशियल प्लान जरूर बना के रखिए। तो दिस इज द लास्ट की लर्निंग कि आपको ये चीज तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूर करनी चाहिए एंड कैसे आप इस 12 से 15% लड्डू का फायदा उठा सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। 4 की लर्निंग्स एंड इन 4 की लर्निंग से कोई भी रिटेल निवेशक जो फर्स्ट टाइम आया मार्केट्स के अंदर, आप इनको जरूर सीखिए कि मार्केट एक ऐसा दरिया है कि जहां पे आप जितना सीखेंगे उतना कम है एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, कि आपको एक लर्निंग मशीन ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनना पड़ेगा। बट मार्केट का फायदा आप पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी बहुत ज्यादा उठा सकते हैं एंड एक प्लान तो आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज अ फूल विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट वन। थैंक यू सो मच।